Super villains get teleported to another world and shock everyone with their godly powers। ये डीसी यूनिवर्स का एक और दिन है जब हार्ले क्विन और जोकर ने बिना किसी वजह के कुछ सिविलियंस को किडनैप कर लिया है। हार्ले उन लोगों को बोर कर रही होती है अपने सपनों के बारे में दूसरी दुनिया में जाने के। जोकर पैसे लूट रहा होता है और उसे कहता है कि अब निकलना चाहिए। जल्द ही पुलिस आती है लोकेशन पर उन किडनैप किए गए लोगों को बचाने के लिए, लेकिन वो जोकर के ट्रैप में फंस जाते हैं। हॉस्टेजेस को बॉम्ब से रिग किया गया होता है जो पुलिस के आते ही एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक बड़ी एक्सप्लोजन सबको शॉक कर देती है और सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। इन सब से थ्रिल्ड होकर जोकर अपनी कार चलाते हुए पियानो बजाता है। अचानक कॉप्स उनका पीछा करने लगते हैं और कुछ पुलिस कार्स उनका रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। जोकर के इशारे पर हार्ले अपने रॉकेट लॉन्चर से उन्हें उड़ा देती है। जोकर पैसे वाले बैग को काटकर आग के बीच से कूदता है। जैसे ही $100 के बिल्स उसके बैग से बरसने लगते हैं, लालची लोग सड़क पर पैसे इकट्ठा करने के लिए भिड़ जाते हैं। जोकर अपना पियानो बजाता रहता है। जल्द ही पुलिस कार्स उसका पीछा करने लगती हैं। वो शार्प टर्न लेता है और पुलिस फॉलो करती है, लेकिन हार्ले उन पर बॉम्ब्स मार देती है जिससे पूरी फ्लीट उड़ जाती है। जोकर दुनिया को बदलने के बारे में मोनोलॉग शुरू कर देता है, लेकिन अचानक हार्ले इमरजेंसी ब्रेक खींच देती है। कहती है कि पहले उन्हें कुछ पीना चाहिए। वो बार में जाती है और कुछ पैसे फेंक देती है। जैसे ही वो कुछ रफ लुकिंग ठग्स को इवनली बैठे देखती है, वो शक करने लगती है। वो बारटेंडर के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उनका सीक्रेट जानती है। वो तुरंत गन निकालने की कोशिश करता है। हार्ले उसका सर एक बोतल से फोड़ देती है और जोकर को अंदर ना आने के लिए चीखती है। बार के दूसरे लोग उस पर अटैक करते हैं, लेकिन हार्ले आसानी से एक को डिसआर्म कर देती है जबकि दूसरे उस पर गोली चलाते हैं। बार के बाहर एक भिखारी भी जोकर पर गोली चलाने लगता है, लेकिन जोकर अपनी कार उस पर चढ़ा देता है। वो दीवार में एक छेद बना देता है जिससे हार्ले को निकलने का मौका मिलता है, लेकिन जब तक वो कार्स तक पहुंचती जोकर को मिलिट्री ट्रक्स की फायरिंग की वजह से पीछे हटना पड़ता है और हार्ले बार से बाहर आती है। सब ठग्स को हैंडल करने के बाद वो जोकर के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाती। वो बिल्डिंग की छत पर दौड़ रही होती है। कोई अचानक उस पर छुरी फेंकता है। एक लड़की नीचे कूदती है और अपनी तलवार निकालती है और रिस्पॉन्स में हार्ले अपना बैट निकालती है। वो एक दूसरे पर वार करने लगते हैं और हार्ले को लड़की से लड़ने में मजा आता है, लेकिन उसका मजा तब खत्म हो जाता है जब समुराई गर्ल उसका हथियार गिरा देती है। हार्ले अब घबरा जाती है और वो लड़की को अपनी बातों से डिस्ट्रैक्ट करते हुए पीछे हटने की कोशिश करती है। वो एक ओपनिंग देखती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन समुराई गर्ल उसका पीछा नहीं छोड़ती। हार्ले गिर जाती है और एक खाली बकेट उस पर फेंकती है, लेकिन लड़की आसानी से उसे रोक लेती है। हार्ले उस पर चीजें फेंकती रहती है जब तक वो चढ़ाई करते हुए एक स्टील पाइप हाथ में नहीं ले लेती। उसका समुराई गर्ल के साथ दूसरा राउंड शुरू होता है, लेकिन हार्ले उसकी स्किल्स के मुकाबले की नहीं है और जल्दी घुटने टेक देती है। वो लड़की को रोकने के लिए उस पर पाइप फेंक देती है और उसके क्लोज आ जाती है ताकि वो अपनी तलवार सही से ना यूज कर पाए, लेकिन ये स्ट्रेटेजी ज्यादा देर तक नहीं चलती और समुराई गर्ल उसे धक्का देती है और आखिरी में हार्ले को गिरा के उसके पेट पर मारकर बेहोश कर देती है। हार्ले को गिरफ्तार करके एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाल दिया जाता है। शहर के दूसरे हिस्से में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आर्गस है। अमेंडा वॉलर एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक रिस्ट्रेन इंसान को एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करके वो अपने इक्विपमेंट सेटअप को फायर करते हैं। वो एक पोर्टल बनाने में सफल होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल होती है। हेड साइंटिस्ट अमेंडा को बताता है कि पावर आउटपुट एक्सपेक्टेड से कम है, इसलिए पोर्टल ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अमेंडा उन्हें सिंपली कहती है कि पावर आउटपुट बढ़ाओ, चाहे सोर्स को ज्यादा स्ट्रेस क्यों न देना पड़े। साइंटिस्ट के पास उसका कमांड फॉलो करने के अलावा कोई चारा नहीं होता और वो रिस्ट्रेन्ड औरत से एक टेरिफाइंग मात्रा में पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो तकलीफ में तड़पने लगती है। पोर्टल तेजी से साइज में बढ़ने लगती है और चीजों को अपनी तरफ खींचती है। एक डेब्रिस का टुकड़ा तेजी से अमांडा के पास से निकल जाता है। उसके सर पर एक कट मार देता है, लेकिन वो अपने साइंटिस्ट को कंटिन्यू करने के लिए कहती है। रफ पोर्टल अचानक इम्प्लोर करके एक परफेक्ट और स्टेबल पोर्टल में बदल जाती है जो उन्हें दूसरी वर्ल्ड में ले जाएगी।
आधे साल बाद अमेंडा एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में जाती है जो आर्गस से मैनेज की जाती है, जिसमें वेरियस सुपर ह्यूमन विलेंस कैप्टिव हैं। प्रिजन के डायरेक्टर उसे कोशिश करते हैं कि वो अर्थ के कुछ वर्स्ट सुपर ह्यूमंस को फ्री ना करें, क्योंकि वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ तबाही मचाएंगे। लेकिन अमेंडा उसे चुप करने को कहती है, क्योंकि उसे उन जैसे क्रेजी लोगों की जरूरत है दुनिया को बदलने के लिए। डायरेक्टर ना चाहते हुए उसे हार्ले के सेल तक ले जाता है, जहाँ अमेंडा पहले उसका टीवी शट डाउन करती है और फिर सोल्जर्स को उसे बाहर निकालने के लिए भेजती है। अमेंडा उसे बताती है कि उसे एक काम करना होगा, लेकिन हार्ले जवाब देती है कि वो उसकी माँ नहीं है। लेकिन जब गन्स उसकी तरफ पॉइंटेड हैं, तो वो अपने कोजी सेल से बाहर आने के लिए मान जाती है। रास्ते में डायरेक्टर अचानक उसे पकड़ता है और उसे कहता है कि उसे उसको थैंक्स कहना चाहिए कंफर्टेबल स्टे के लिए। हार्ले उसे बॉलबस्टर 3000 से थैंक कहती है और फिर सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और अमेंडा उसे टेजर से बेहोश कर देती है। उसके फौरन बाद वो डायरेक्टर से कहती है कि उसे अगले सेल में ले जाए, क्योंकि उसे काम के लिए और लोगों की जरूरत है। कुछ घंटों बाद हार्ले हेली कैरियर के अंदर उठती है और पहली चीज जो उसे दिखाई देती है वो है सुपर विलन मार्क्समैन डेडशॉट, जो उसके बिल्कुल पास बैठा होता है और उसे देखकर हार्ले हैरान रह जाती है। डेडशॉट भी कहता है कि वो भी एक साइको वुमन के इतने करीब नहीं बैठना चाहता था, पर उनके साथ एक और कैदी उन्हें टोकता है और कहता है कि एक औरत से ऐसे बात करना बदतमीजी है। हार्ले और डेडशॉट उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानते और वो पूछता है कि क्या वो लोग मूवीज नहीं देखते, क्योंकि वो एक मशहूर एक्टर है। एक्टर के साथ एक आदमी है जो एक स्ट्रेट जैकेट में है और उसके चेहरे पर पेपर बैग है। हार्ले उससे पूछती है कि क्या वो अपना चेहरा बदसूरत होने की वजह से छुपा रहा है, और आदमी कहता है कि वो सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि अपना चेहरा दिखाने से उसका नोबेल मिशन में रुकावट आएगी। डेडशॉट को नहीं लगता कि बाकी सब लोग किसी नोबेल मिशन के लायक हैं। तभी एक एजेंट अंदर आता है, वो सबको बताता है कि वो ठीक कह रहा है और वो सब एक बहुत नोबेल मिशन पर जाने वाले हैं। वो उन्हें एक स्क्रीन दिखाता है जिसमें अमेंडा उन्हें उनके काम की डिटेल्स बताती है। उन्हें एक रिसर्च बेस बनाना है और उसे तब तक सुरक्षित रखना है जब तक उनके साइंटिस्ट एक विशेष तरह से रिसोर्सेस निकालकर उनकी रिसर्च कर रहे हैं। वो बताती है कि 5 कैदियों को उनके एजेंट के कमांड में काम करना होगा और अगर उन्होंने उनके किसी भी कमांड को फॉलो नहीं किया तो वो उनके गले में लगे बॉम्ब्स को डिटोनेट कर देगी। ये सुनकर सब डर जाते हैं और फिर अमेंडा उन्हें बताती है कि अगर उन्होंने सिग्नल की रेंज से दूर भागने की कोशिश की तो 72 घंटे के अंदर वो बॉम्ब फट जाएगा, इसलिए उनके पास सिवाय उनकी बात मानने के कोई और रास्ता नहीं है। सब गुस्से में है और डेडशॉट तो वापस आने पर उन्हें मार देने की धमकी भी दे देता है, पर अमेंडा जानती है कि उनके पास उनके खिलाफ कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर मैसेज बंद हो जाता है और फिर एजेंट उनके हाथ खोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उनका सारा सामान शिप के पीछे है। तभी एक्टर पूछता है कि अमेंडा ने जो 5वें कैदी का बताया था वो कहाँ है, और एजेंट के बताने से पहले ही शिप हिलने लगती है। एजेंट कॉकपिट में जाता है देखने के लिए कि क्या हुआ है और देखता है कि पायलट और को पायलट मर चुके हैं। वो शिप को संभालने की कोशिश करता है और किसी तरह एक पीस में लैंड कर देता है। करीब में कुछ नाइट्स जायंट मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। प्लेन के अंदर हार्ले देखती है कि वो अपनी सीट से आजाद हो चुकी है और वो बाहर जाती है और देखती है कि एजेंट मर चुका है। वो एक छुरी से अपना शेकल्स काट देती है और फिर बाहर का नजारा देखने लगती है। उसे नहीं पता चलता कि उसके आगे जमीन नहीं है और लगभग गिर जाती है, पर किस्मत से डेडशॉट उसे बचा लेता है। अंदर बाकी के लोग भी अपने आप को आजाद कर चुके हैं। वो दूसरी तरफ से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि एक जायंट ड्रैगन उनके ऊपर उड़ रहा है। सब हैरान हैं और फिर वो जायंट फ्लोटिंग आइलैंड्स और नाइट्स को बड़े मॉन्स्टर से लड़ते देखते हैं, जो उन्हें बिल्कुल स्पीचलेस कर देता है। वो सोच रहे होते हैं कि कौन सी मूवी की शूटिंग चल रही है, जब अचानक से कुछ पिग जैसे मॉन्स्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। एक्टर कहता है कि वो सिर्फ गलती से यहाँ आ गए हैं और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलना चाहते हैं, पर तभी एक पिग उन पर हमला कर देता है और उसके स्पीयर से हार्ले के चेहरे पर खून लग जाता है। डेडशॉट समझ जाता है कि ये कोई मूवी की शूटिंग नहीं है और ये सुनते ही हार्ले कहती है कि इसका मतलब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तभी शिप का दरवाजा उड़ जाता है 5वें कैदी किंग शार्क की वजह से, जिसके पास शार्क जैसी पावर्स हैं। किंग शार्क आगे बढ़कर
कर पिग मॉन्स्टर्स को चबा जाता है और फिर हार्ले भी उनको मारने में मजा लेने लगती है। स्पीयर और अपने फैंसी मार्शल आर्ट्स मूव्स का इस्तेमाल करते हुए मास्क मैन, जो कि असल में विजिलेंट पीसमेकर है, भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। वो भी एक्स पकड़कर पिग्स पर हमला करने लगता है। एक्स खोने के बाद वो अपने बेयर फिस्ट से उन्हें मारने लगता है और कहता है कि वो किसी भी कीमत में शांति लाएगा। एक्टर, जो कि असल में सुपर विलन क्ले फेस है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर जमीन को मैनिपुलेट करता है ताकि मॉन्स्टर्स उसका पीछा करना रोक दें। इतनी देर में डेडशॉट ने अपने गन्स और एमो प्लेन के अंदर ढूंढ लिए हैं और वो उन्हें एक एक गोली में गिराता है। वो सोचता है कि सिचुएशन को जल्दी से सॉल्व करने का तरीका है बॉस को मारना, और पीसमेकर दूर में एक बड़ा और भयानक सुअर देखता है। कहता है कि वो विलेन होगा। डेडशॉट उस पर निशाना साध लेता है, पर एक मॉन्स्टर उसके रास्ते में आ जाता है तो वो शिप के ब्लेड्स पर जंप करके फाइनल बॉस मॉन्स्टर के सर में गोली मार के उसे मार देता है। सुअर भाग जाते हैं, पर तभी ह्यूमन नाइट्स वहाँ पहुँच जाते हैं। वो इंट्रूडर से सावधान है और कमांडर अपनी तलवार निकाल लेता है, पर डेडशॉट उसके हाथ से तलवार छीन लेता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दुश्मन नहीं है, पर कमांडर मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी तलवार वापस हाथ में बुला लेता है। ये देखकर क्लेफेस को आखिरकार समझ आ जाता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में है और वो नाइट्स के पास जाकर कहता है कि वो हीरोज हैं जो इस दुनिया को बचाने के लिए दूसरी दुनिया से बुलाए गए हैं। ये सुनकर डेडशॉट तंज करते हुए कहता है कि क्या ये एक नोबल मिशन फॉर पीस था। पीसमेकर इस बात से नाराज हो जाता है क्योंकि वो उसके मिशंस और पीस का मजाक नहीं उड़ा सकता और वो डेडशॉट से झगड़ा शुरू कर देता है। जेल में जाने के बावजूद भी वो लड़ते रहते हैं। उसी दौरान किंगडम में क्वीन अपने उड़ते हुए कैसल जाने के लिए गांव से गुजरती है जहां लोग गरीब और भूखे हैं। जब वो अपने कोर्ट रूम पहुँचती है तो नाइट्स उन्हें और बाकी कोर्टियर्स को पिग मॉन्स्टर के साथ हुई लड़ाई की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। मिनिस्टर उनकी जीत से खुश हैं और एक जश्न का आयोजन करने का सोचते हैं, पर नाइट्स का कमांडर पूछता है कि वो लोग कैसे जश्न मना सकते हैं जब उनके लोग भूखे मर रहे हैं। मिनिस्टर उसकी बात से नाराज होता है, पर क्वीन सबको चुप होने को कहती है। उसे ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नाइट कमांडर को अगले युद्ध के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने को कहती है। इस पर कमांडर पूछता है कि दूसरी दुनिया से आए लोगों के साथ क्या करें। वो मानता है कि ये लोग युद्ध में उनके लिए काफी मददगार हो सकते हैं, पर घमंडी क्वीन को उनकी मदद नहीं चाहिए। वो नाइट कमांडर को उन्हें इग्नोर करने को कहती है और पूछती है कि क्या वो वीर जो कभी उनके राज्य को बचाता था इतना गिर गया है कि अब उसे विदेशियों की मदद चाहिए अपना फर्ज निभाने के लिए। क्वीन अपनी बेटी फियोना की बात भी नहीं सुनती, जो उसे कहती है कि वो दूसरी दुनिया से आए लोगों पर विश्वास करे। फियोना अपनी माँ की बातों से दुखी होती है, पर उसे अपने लोगों की दुखद स्थिति और भी ज्यादा चुभती है। बच्चे एक सड़ी हुई रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रहे होते हैं। ये देखकर फियोना अपने शानदार खाने को छूने से इनकार कर देती है। उसके ऑर्डर पर नाइट कमांडर उसके कमरे में आता है। फियोना उसे एक फेवर करने को कहती है। वो हार्ले और उसके ग्रुप से मिलना चाहती है क्योंकि उसे यकीन है कि वो उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए वो नाइट कमांडर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे वहाँ ले जाए ताकि वो उनसे बात कर सके। इसी दौरान जेल में हार्ले जोकर के सपने देख रही होती है कि वो उसे जेल से बचाने आएगा, पर जब वो आंखें खोलती है तो उसे एहसास होता है कि वो इस स्टिंकी जेल में किसी दूसरी दुनिया में फंसी हुई है। डेडशॉट भी इस बात से परेशान है, पर क्लेफेस काफी शांत है। वो सोचता है कि भले ही उन्होंने ह्यूमंस की मदद से युद्ध जीत लिया हो, पर उन्हें ह्यूमंस की तरह नहीं बल्कि कैदियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ वेलकम नहीं है। ये एक आम आइस स्काई थीम है। वो सोचता है कि कैसे इस स्टोरी को बदला जा सकता है, पर पीसमेकर सबको कहता है कि कैसे ट्रीट हो रहे हैं इसकी चिंता छोड़ो, उन्हें वापस शिप पर कैसे लौटना है वो सोचना चाहिए। वो कहता है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुए 12 घंटे हो गए हैं और अगर वो 60 घंटे के अंदर वापस नहीं लौटेंगे तो उनके गले में लगे बॉम्ब्स फट जाएंगे। ये सुनते ही सब घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि वो कैसे भाग सकते हैं। क्लेफेस अचानक एक आइडिया सोचता है और बार्स के पास जाता है। डेडशॉट उसे कहता है कि इसे तोड़ना बेकार है क्योंकि किंग शार्क भी ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन क्लेफेस अपनी पावर्स का यूज करके बार्स के बीच से निकल जाता है। वो सबको कहता है कि वो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और बाकी सब एक्स्ट्राज हैं, तो उसे उनकी कुर्बानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही सबको गुस्सा आ जाता है और हार्ले चीख कर कहती है कि जेल ब्रेक हो गया है और तुरंत ही गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। पीसमेकर क्लेफेस को रोकने की कोशिश करता है और फिर गार्ड्स उसके हाथ में मैजिक हैंडकफ्स पहना देते हैं जो तुरंत उसकी पावर्स को स्टील कर देते हैं। तभी गार्ड्स जेल का दरवाजा खोलते हैं और सबको बाहर निकलने के लिए कहते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। ब्रेकफास्ट में सीवर वाटर और सड़ी हुई
सब्जियां मिलती हैं और क्लेफेस हार्ले और दूसरों को उसके एस्केप में रुकावट बनने के लिए गालियां देता है। तभी कुछ ऑग्रेस वहां आते हैं और उनकी सीट छोड़ने के लिए कहते हैं। ऑग्रेस का लीडर कहता है कि वो नहीं चाहता कि वीक ह्यूमंस की बदबू उसकी सीट को लग जाए, पर उनके बीच एक लैंग्वेज बैरियर है, मतलब कोई नहीं समझ पाता कि वो क्या कह रहे हैं। डेडशॉट को लगता है कि इसका कुछ लेना देना जेल के रैंक से है और वो डिसाइड करता है कि वो ऑग्रे को दिखाए कि बॉस कौन है, पर क्लेफेस सोचता है कि वायलेंस इसका सॉल्यूशन नहीं है। वो उठकर ऑग्रे से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही समझ सकता है क्योंकि वो एक मास्टर एक्टर है। वो ऑग्रे को बटर अप करने की कोशिश करता है, उसके साथ मुस्कुराते हुए और गार्ड्स के बारे में बिचिंग करते हुए, पर ऑग्रे सोचता है कि ये छोटा ह्यूमन उसका मजाक उड़ा रहा है उसके चेहरे पर मुस्कुराते हुए, इसलिए वो उसे पंच मार देता है। ऑग्रेस हंसने लगते हैं, पर तब हार्ले डिसाइड करती है कि उसने बहुत सह लिया। वो अपना सूप खत्म करती है, एक गंदा सा चेहरा बनाती है और फिर खाली कटोरी ऑग्रे बॉस की तरफ स्लाइड कर देती है। वो गुस्से से भड़क उठता है और तभी ऑग्रे हार्ले पर हमला करता है, पर पीस मेकर उसका पंच रोक लेता है और फिर हार्ले अपनी कटोरी उसके चेहरे पर मार देती है। ऑग्रे बॉस हार्ले की कॉलर पकड़ कर उठता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए हार्ले उसे नीचे गिरा देता है और जब तक गार्ड्स वहाँ पहुँचते हैं, हार्ले, डेडशॉट और पीस मेकर जीते हुए पोज दे रहे होते हैं। गार्ड तुरंत बैकअप बुलाते हैं और एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें जमीन पर पिन करने के लिए। उन सबको डिसिप्लिनरी सेल में डाल दिया जाता है। डेडशॉट क्लेफेस को जगाने के लिए थप्पड़ मारता है जब पीस मेकर जेल के गेट तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसके लिए काफी मजबूत है। तभी उन्हें एक और कैदी की आवाज सुनाई देती है जो पूछता है कि क्या वो भी अर्थ से आए हैं। हार्ले पलटकर उस आदमी से कहती है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन दे। वो कहता है कि वो रिक फ्लैग है, आर्गस का एजेंट। जैसे ही वो उनके चेहरे को ध्यान से देखता है, रिक सब सुपर विलेंस को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि अमेंडा ने उनकी टीम के लिए बैकअप भेजा है और हार्ले उसकी लगातार बड़बड़ से कंफ्यूज हो जाती है। रिक डिसाइड करता है कि वो सबको बताएगा कि वो अमेंडा के द्वारा इस दुनिया में भेजे गए पहले ग्रुप नहीं है। उनकी टीम का मिशन था कि वो देख सके कि क्या वो नेचुरल रिसोर्सेज का कोई सोर्स ढूंढ सकते हैं और उन्हें मोनोपोलाइज कर सकते हैं, पर सब कुछ गलत हो गया और पकड़े गए। उसे पता चलता है कि सुसाइड स्क्वाड को बहुत कुछ नहीं बताया गया है, पर कम से कम अपने गले में लगे बॉम्ब्स के बारे में वो जानते हैं। पीस मेकर कहता है कि उनके पास कम से कम 60 घंटे हैं बॉम्ब्स फटने से पहले और रिक से पूछता है कि वो टाइमर कैसे रीसेट कर सकते हैं। रिक सुनकर हैरान होता है, पर फिर उसे एहसास होता है कि अमेंडा ने कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लिए होंगे सुपर विलेंस को यहाँ भेजने के लिए। वो सुसाइड स्क्वाड से कहता है कि उनका मिशन भी सेम है, इसलिए वो उन्हें उनकी दुनिया के गेट तक पहुँचने में मदद करेगा। इससे वो अपनी दुनिया में वापस लौट सकेगा और उनका बॉम्ब काउंटर रीसेट हो जाएगा। हार्ले और डेडशॉट उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्हें तभी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि किंग शार्क जाग गया है और भूखा है और सुपर विलेंस को खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो डरते हैं, लेकिन रिक तुरंत एक आइडिया सोचता है और किंग शार्क से कहता है कि उन्हें भी भूख लगी है और खाना गेट के दूसरी तरफ है। हार्ले के चीयर करने से मोटिवेट होकर किंग शार्क सेल गेट पर झपट्टा मारकर उसे तोड़ देता है। हार्ले इस मौके का फायदा उठाकर एक स्टाफ उठा लेती है और गार्ड को पूरी ताकत से मार देती है जो कि छत में जाकर लगता है। रिक सोचता है कि बिना और परेशानी पैदा किए ये उनके भागने का चांस है। क्लेफेस बेहोश गार्ड से चाबी लेकर अपनी हथकड़ियां खोल लेता है। वो एक ड्रामेटिक स्पीच के साथ कैदियों को मोटिवेट करता है, लेकिन पीसमेकर उसे रोककर सबको बाहर जाकर तबाही मचाने को कहता है। लेकिन कैदी सबसे ज्यादा मोटिवेट तब होते हैं जब वो किंग शार्क को गार्ड को पूरा निगलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। वो फिर से अपनी जादू का उपयोग करके सुपर विलेंस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार हार्ले और दूसरे और भी ज्यादा ताकतवर हैं। वो भागने लगते हैं और डेडशॉट स्टोन से सब गार्ड्स को शूट करता है, जबकि पीस मेकर सबको किंग शार्क की तरफ फेंक देता है जो उन्हें तुरंत निगल लेता है। वो तबाही मचाते हुए गार्ड्स को पीट देते हैं। जल्दी वो सबको आजाद कर लेते हैं और पूरे प्रिजन पर कब्जा कर लेते हैं। फियोना की रिक्वेस्ट पर नाइट कमांडर जेल पहुंचता है और देखकर घबरा जाता है कि जेल डिस्ट्रॉय हो चुका है और क्रिमिनल्स आजाद हैं। हार्ले उसे देखती है और सबको बताती है कि उनके पास एक और कंपनी है। नाइट कमांडर सेसिल जेल के गेट पर पहुंचता है जब डेडशॉट की वार्निंग शॉट उसे अंदर आने से रोक देती है। सुसाइड स्क्वाड उससे मिलने बाहर जाता है और क्लेफेस पहचानता है कि ये वही नाइट है जिसने उन्हें पहले गिरफ्तार किया था। हार्ले सोचती है कि वो नाइट कम और बेजार इंश्योरेंस सेल्समैन ज्यादा लगता है और वो और डेडशॉट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सेसिल गुस्से से भड़क उठता है और अपनी मैजिक तलवार हार्ले पर फेंकता है, लेकिन किंग शार्क बीच में आकर उस तलवार को निगल लेता है। सेसिल अपनी मैजिक का यूज करके तलवार को वापस
बुलाता है और तलवार किंग शार्क के पेट को चीरकर वापस उसके हाथ में चली जाती है, लेकिन किंग शार्क का घाव तुरंत मैजिक से ठीक हो जाता है। डेडशॉट और दूसरे लड़ने को तैयार हैं, लेकिन तभी रिक वहाँ दौड़कर सबको रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर वो नाइट से लड़ते हैं तो पूरी किंगडम को अपना दुश्मन बना लेंगे और फिर उनके पास गेट पर वापस जाकर अपने बॉम्ब टाइमर्स को रिसेट करने का चांस नहीं होगा। इसलिए वो फैसला करता है कि सिसिल से बात करे और इस दुनिया की जो थोड़ी बहुत भाषा उसने जेल में सीखी है उसका उपयोग करे, लेकिन क्रूड प्रिजन भाषा नाइट कमांडर को अच्छी नहीं लगती और वो सोचता है कि रिक उसका अपमान कर रहा है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन तभी फियोना की बातें उसके दिमाग में गूंजती है और वो सोचता है कि उसे उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए और इन लोगों को जिंदा उसके पास ले जाना चाहिए। वो अपनी तलवार वापस रखता है और सबको अपने साथ चलने को कहता है और रिक उसका धन्यवाद करता है। उन सबको रॉयल पैलेस में ले जाया जाता है। ग्रैंड पैलेस की साइड से वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर वहाँ कुछ क्रिमिनल्स देखकर खुश नहीं होते। जल्द ही क्वीन और प्रिंसेस वहाँ पहुँचती हैं और सब झुक जाते हैं। प्रिंसेस को हार्ले में कुछ अजीब सी दिलचस्पी होती है, लेकिन कोशिश करती है कि उससे आंखें ना मिलाए। हार्ले और डेडशॉट डिबेट करते हैं कि क्या वो सच में क्वीन है या सिर्फ किंग की पत्नी। क्वीन क्यूरियस होती है कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो अपनी मैजिक से उन्हें एक दूसरे को समझने की शक्ति देती है। सब इससे हैरान हो जाते हैं और क्वीन उन्हें कहती है कि उनका समय बर्बाद करना बंद करें और जल्दी से जो कहना चाहते हैं वो कहें। रिक तमीज से क्वीन के पास आ जाता है और कहता है कि उसके पास उनके लिए एक ऑफर है जो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा और बदले में उन्हें सिर्फ आजाद घूमने का हक चाहिए। मिनिस्टर उसे याद दिलाते हैं कि वो अभी भी एक कैदी है और इसलिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है ऑफर देने का, लेकिन रिक कहता है कि उसके पास क्वीन के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो उन्हें युद्ध जीतने में मदद कर सकती है। वो कहता है कि किंगडम युद्ध हार रही है क्योंकि एम्पायर ने अपने सब टॉप ऑफिसर्स को बदल दिया है और इससे उनकी आर्मी और प्रभावित हो गई है। क्वीन कहती है कि उसे ये पहले से पता है, लेकिन तब रिक कहता है कि आर्मी के ऑफिसर्स उनकी दुनिया के लोग हैं। क्वीन और मिनिस्टर्स उससे डिटेल में बताने को कहते हैं, लेकिन रिक के कुछ कहने से पहले ही हार्ले उसकी बात काटती है। वो समझती है कि एम्पायर की तरफ जो ह्यूमंस हैं वो वही ग्रुप है जो रिक के साथ यहाँ आए थे। डेडशॉट और क्लेफेस भी इस बात को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि रिक उन्हें कंट्रोल में रखने में फेल हो गया और वो एम्पायर की तरफ चले गए। क्वीन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि जो मुसीबत वो झेल रहे हैं वो सब रिक के कारण है। उसके सोल्जर्स अपनी तलवार उन पर तान लेते हैं, लेकिन पीसमेकर क्वीन से कहता है कि वो अपनी गलतियों को सही करने को तैयार हैं और किसी भी युद्ध में लड़कर शांति लाएंगे। डेडशॉट उसे गाली देता है और कहता है कि कम से कम पहले उनसे सलाह तो कर लेता, लेकिन क्वीन पहले से ही उसकी बात मान चुकी होती है। वो अपने मैजिक से रिक को बांध लेती है और अपने सोल्जर्स को उसे ले जाने का ऑर्डर देती है। फिर वो सुसाइड स्क्वाड से कहती है कि अगर वो पीसमेकर ने जो वादा किया है उसे पूरा करने में फेल हो गए तो रिक की गर्दन उड़ा दी जाएगी। सेसिल क्वीन को मनाने की कोशिश करता है कि आउटसाइडर्स को उनके वॉर में लड़ने देना ठीक नहीं है, लेकिन क्वीन उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि कल तक वो खुद ही ये विचार दे रहा था। रिक को कोर्ट से बाहर घसीट कर ले जाते हैं, लेकिन वो सुसाइड स्क्वाड पर चिल्लाता रहता है कि अपना सब कुछ दे दें क्योंकि अगर वो मर गया तो वो कभी गेट तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। हार्ले इतना आगे नहीं सोचती और सोचती है कि पहले कुछ खाना मिल जाए, फिर अपने हथियार और सामान वापस चाहिए होगा। क्वीन उनकी रिक्वेस्ट सुन लेती है और उन्हें उनके कॉस्ट्यूम्स और हथियार के साथ कुछ खाना भी मिलता है। अब वो तैयार हैं और जल्द ही उन्हें बैटलफील्ड में ले जाया जाता है जहां एम्पायर के सोल्जर एक फोर्ट्रेस कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जो एम्पायर के कंट्रोल में है। क्लेफेस और पीसमेकर सोचते हैं कि वो आगे बढ़कर उनकी मदद करें, लेकिन डेडशॉट कहता है कि उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले सिसिल ने उन्हें उनकी फाइट से दूर रहने को कहा था। वो कहता है कि उन्हें बस उन्हें मारने देना चाहिए, लेकिन क्लेफेस सोचता है कि अगर वो उन्हें बचा लेते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाएगी। दोनों इस बात से कंफ्यूज हैं कि एम्पायर के सोल्जर्स बिना अपनी सेफ्टी की चिंता किए इतने कठोर कैसे लड़ सकते हैं। हार्ले अपने एक्सपीरियंस से कह सकती है कि उन्हें ट्रेन नहीं बल्कि ब्रेन वॉश किया गया है। सब वुल्फ्स पहले ही थके और छितड़े हुए हैं, फिर भी वो अपनी जान देने से कतराते नहीं। ब्रेन वॉशिंग के बारे में सुनकर और इस बात से जुड़ी हुई कि पहला ग्रुप जो यहाँ लाया गया था वो उनके जैसे क्रिमिनल्स होने चाहिए, डेडशॉट एनिमी कमांडर को पहचान का अंदाजा लगाता है। वो सबको कहता है कि उसको फॉलो करें क्योंकि एनिमी कमांडर उसका जेल का दोस्त है और वो जरूर उनकी सुनेगा। वो फोर्ट्रेस पहुँचते हैं लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। क्लेफेस अपनी पावर से दीवार को मिट्टी में बदलकर एक दरवाजा बनाता है और डेडशॉट उसे कहता है कि वो पूरी फोर्ट्रेस को उल्टी कर सकता है। क्लेफेस
क्लेफेस कहता है कि ये उसकी असली पावर नहीं है और दीवार में नमी की कमी है जिससे वो उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कहता है कि उसकी असली ताकत सिर्फ उसके शरीर को मिट्टी में बदलने की थी और उसे ये एबिलिटी दूसरी चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये दुनिया में आने के बाद मिली है। उसे लगता है कि यहाँ कोई मैजिक का काम है और हार्ले को अचानक याद आता है कि जब उसने गार्ड को मारकर एक होम रन बनाया था। वो छुपके से फोर्ट्रेस के अंदर घुस जाते हैं और उनका सामना वुल्फ गार्ड से होता है। हार्ले एक वुल्फ से निपट लेती है जबकि किंग शार्क उन्हें निगल लेता है। इस तरह वो टावर के ऊपर पहुँचते हैं जहाँ एम्पायर की फोर्सेस का कमांडर बैटलफील्ड देख रहा है। वो अटैक करने ही वाला होता है जब डेडशॉट कहता है कि वो लड़ने नहीं बस दोस्ती से बात करने आया है। कमांडर उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है और हार्ले उससे पूछती है कि ये कौन है। डेडशॉट कहता है कि ये रेड कैचर है, एक फेलो प्रिजनर जिसे उसने अक्सर परेशानी से बचाया था। वो रेड को बचाने की कहानियाँ सुनाने लगता है, लेकिन जितना ज्यादा वो बोलता है उतना ही ये मालूम होता है कि वही उस बेचारे को मानसिक रूप से हरेस करता था। रेड अब गुस्से में आता है और अपने वुल्फ सोल्जर्स को कमांड देता है कि उनको कच्चा चबा जाएं। डेडशॉट उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है और कैसे वो चूहों के अलावा किसी और क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है। जब अचानक वुल्फ्स उस पर हमला करते हैं, वो उन्हें शूट करके गिरा देता है और सुसाइड स्क्वाड भी एक्शन में आ जाता है। सब कंफ्यूज होते हैं कि ये सब कैसे खत्म करें। जब अचानक क्लेफेस को आइडिया आता है, वो डेडशॉट से कहता है कि पानी के कंटेनर्स पर शूट करें ताकि वो अपनी नई पावर्स का और अच्छे से उपयोग कर सके। डेडशॉट मान जाता है और ऊपर के पानी के टैंक्स को शूट करता है। वो पानी बहने लगता है। क्लेफेस अपनी ताकत से जमीन पर बड़े बड़े छेद बनाता है जो सब वुल्फ्स को गिरा देते हैं। अब रेड डिफेंसलेस है और पीसमेकर उसके सर में गोली मार देता है, लेकिन अंतिम समय पर उसकी गोली तलवार से डिफ्लेक्ट हो जाती है। एक समुराई ने रेड को बचा लिया और उसे लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है, लेकिन अब उनके सामने एक और समस्या आ गई है क्योंकि फोर्ट्रेस अचानक गिर जाता है क्योंकि क्लेफेस ने पहले अपनी ताकत का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था। सिसिल सुसाइड स्क्वाड से मिलने आता है और पूछता है कि उन्होंने वॉर में दखल देने की हिम्मत कैसे की जब उसने उन्हें मना किया था। डेडशॉट कहता है कि उन्होंने सबको बचा लिया और सिसिल पूछता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई फोर्ट्रेस तबाह करने की। डेडशॉट कहता है कि उन्होंने इसे किसी भी तरह वापस ले लिया है और बस इसे थोड़ा मरम्मत और सफाई चाहिए। सुसाइड स्क्वाड वहाँ से चल पड़ता है और क्वीन और नोबल सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं। इस जीत के बावजूद सुसाइड स्क्वाड को वापस जेल भेज दिया जाता है, जहाँ रिक डेडशॉट से झगड़ा करता है कि उन्होंने उनका काम सही से नहीं किया। हार्ले एक और सपने से जागती है जिसमें जोकर के साथ वो अपने बेस में कुछ घुसपैठियों से निपट रही थी जो उनके रोमांटिक समय को बर्बाद कर रहे थे। पीसमेकर सबको बताता है कि अब उनके बॉम्ब्स फटने में सिर्फ 12 घंटे बचे हैं और उन्हें जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी प्रिंसेस फियोना वहाँ आती है और क्लेफेस तुरंत उससे फ्लर्ट करने लगता है। डेडशॉट उसे हटाकर प्रिंसेस से पूछता है कि उन्हें कब तक जेल से बाहर निकाला जाएगा। प्रिंसेस माफी मांगती है क्योंकि उसे पता नहीं और उन्हें तसल्ली देने के लिए कहती है कि उनकी आखिरी जीत के योगदान के लिए अच्छा व्यवहार मिलने वाला है। हालांकि वो अपने शब्दों से खुश नहीं है। वो हार्ले की तरफ नजर डालती है जो उसे देख लेती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। प्रिंसेस शर्मा जाती है और हार्ले उससे पूछती है कि क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है क्योंकि वो कल से ही उसे ध्यान से देख रही है। हार्ले उसे अपने मन की बात कहने को कहती है लेकिन वो चुप रहती है, जो उससे गुस्सा दिलाता है। हार्ले उसे कर्ज करती है और कहती है कि वो लोगों के सोच से डर रही है और अपने मन की बात कहने से कतरा रही है, जो उसे जोकर से मिलने से पहले अपने आप की याद दिलाता है। तभी सिसिल वहाँ आता है और सबको बताता है कि क्वीन ने उन्हें बुलाया है। फियोना अपनी पुरानी यादों में खो जाती है जब वो शहर में अपने आम दोस्तों से मिलने के लिए छुपकर निकल जाती है। वो एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर चढ़कर सुंदर झील और शहर को देखती थी और फियोना का आम दोस्त शिकायत करता था कि युद्ध के कारण सब कुछ बहुत महंगा हो गया है और लोग उसे अपनी चिमनी साफ करने के लिए नहीं बुलाते। जल्दी ही सिसिल वहाँ आता है उसे वापस ले जाने के लिए और घर पहुँचते ही फियोना की माँ उसे डांटती थी। उसने कहा कि वो अपनी बेटी के ऐसे व्यवहार करने और आम लोगों से मिलने जुलने पर शर्मिंदा है। कुछ समय बाद फियोना एक बारिश भरे दिन में महल से बाहर चोरी निकलती है और पता चलता है कि उसका दोस्त युद्ध के बाद के असर के कारण मर गया है। उसकी यादों से उसे सिसिल वापस बुलाता है और कहता है कि उसे वार काउंसिल में शामिल होना है। काउंसिल रूम में वो देखते हैं कि एक आर्मी हुडेड बीस्टमैन उनके बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है और मिनिस्टर इसे देखकर चौंक जाते हैं। सिसिल मानता है कि
उनके पास इतनी फोर्सेस नहीं है कि उनका सामना कर सके और इस रफ्तार से बीस्टमैन आर्मी जल्दी कैपिटल पहुंच जाएगी। सब लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन हार्ले माहौल बिगाड़ते हुए पूछती है कि जब उनके समझौते में उनकी आजादी थी तो वो अब भी हथकड़ियों में क्यों हैं? मिनिस्टर्स उसे कर्ज करते हैं, लेकिन क्वीन उन्हें चुप कराती है और हार्ले से कहती है कि उसमें बहुत हिम्मत है ऐसे बात करने की। फोर्ट्रेस तबाह करने के बाद जो उसे वापस लेने के लिए भेजा गया था। फिर वो रिक को बुलाती है और एनिमी कमांडर्स और उनकी एबिलिटीज पर जानकारी देने को कहती है, लेकिन रिक वॉर कैसे शुरू हुई समझना चाहता है। सिसिल एक प्रेजेंटेशन देता है कि कैसे किंगडम और एम्पायर कई अरसे से वॉर में हैं, लेकिन कुछ महीने पहले चीजें एम्पायर के फेवर में हो गयी जब बीस्टमैन और एल्फ ने किंगडम से धोखा किया। डेडशॉट कहता है कि ये कोई सरप्राइज नहीं कि उन्होंने किंगडम से धोखा किया, क्योंकि वो लोग सच में लोगों को ट्रीट करना नहीं जानते। थोड़े से झगड़े के बाद रिक क्वीन को रेड कैचर के बारे में बताता है जो बीस्टमैन आर्मी के पीछे है। वो समझता है कि उनकी दुनिया में रेड कैचर की एबिलिटी चूहे से बात करने और उन्हें कंट्रोल करने की थी और इस दुनिया में उसकी ताकत बीस्टमैन तक फैल गई है। क्वीन ये बात मानती है और उससे पूछती है कि इस रेड से कैसे निपटना है और रिक के पास कोई जवाब नहीं होता। डेडशॉट के मन में सोच आती है और वो रिक से पूछता है कि जब रेड हाथ से निकल गया था तो उन्होंने उसकी गर्दन में लगे बॉम्ब्स को डिटोनेट क्यों नहीं किया? रिक कहता है कि किसी वजह से पिछली टीम्स के बॉम्ब्स डिफ्यूज हो गए थे, इसलिए अमेंडा ने इस बार उनके बॉम्ब्स में काउंटडाउन टाइमर्स जोड़े हैं। वैसे भी रिक रेड को रोकने के तरीके पर कोई जानकारी नहीं दे पाता, इसलिए क्वीन उसे वापस जेल भेजने का फैसला करती है। तब अचानक हार्ले बोलती है कि उसने आज सुबह के सपने में जोकर को चूहे शिकार करने का बेस्ट तरीका बताते हुए सुना था और वो खुशी से सबको बताती है। डेडशॉट तुरंत समझ जाता है कि वो क्या कह रही है और एक योजना बनाता है, लेकिन उसके लिए रेड का रास्ता रोकना और उसे फ्रंट लाइंस में लाना पड़ेगा। रिक कहता है कि वो ये अकेले नहीं कर सकते और क्वीन से कुछ अपनी आर्मी देने की मांग करता है ताकि उनकी योजना सफल हो सके। मिनिस्टर्स कहते हैं कि ये एक बेकार रिक्वेस्ट है, लेकिन फियोना अपनी माँ को रिक की बात सुनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन मिनिस्टर उसे भी चुप करा देते हैं और पूछते हैं कि अगर उनके सैनिक मर गए तो क्या वो जिम्मेदारी लेगी? फियोना चुप हो जाती है। सिसिल बोलने लगता है, लेकिन उससे पहले हार्ले कहती है कि अगर उन्हें सैनिक चाहिए तो वो कुछ लोगों को जानती है जो लड़ने के लिए बहुत खुश होंगे। जल्द ही सब लोग उस तबाह हुए फोर्ट्रेस में पहुंचते हैं जो किंगडम के फ्रंट लाइन है। वो फोर्सेस जो हार्ले ने बताई थी वहां आती हैं और वो कोई और नहीं बल्कि जेल के कैदी हैं। वो लोग हार्ले को उनकी भाषा बोलते हुए सुनकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो एक बैरल के पाइल पर चढ़कर उन्हें कहती है कि अगर वो अच्छे से लड़े और अगले वॉर में जीत जाएं तो उन्हें जेल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर वो हार गए तो उन्हें गंदे नरक में वापस भेज दिया जाएगा। सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और वो हार्ले के लिए चीयर करते हैं। हार्ले सिचुएशन को सीरियस नहीं ले रही, लेकिन बाकी लोग योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लेफेस फियोना में इंटरेस्टेड है और सिसिल से उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहता है। सिसिल कहता है कि प्रिंसेस किंगडम की सबसे दयालु व्यक्ति है और अपने प्रजा की बहुत ख्याल रखती है। हार्ले बस उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो बस एक खुद से नफरत करने वाली लूजर लगती है जो कमांडर को गुस्सा दिलाता है। तभी किंग शार्क को एनिमीज की बू आती है और वो रिक को अलर्ट करता है। सोल्जर्स और प्रिजनर्स अपनी पोजीशन में हैं, लेकिन हार्ले और दूसरे लड़ने से मना करते हैं क्योंकि ये उनका काम नहीं। सिसिल सिर्फ उन्हें गालियां देता है और अपने सोल्जर्स को कहता है कि किसी से ना डरें। इसी बीच रेड के लाए हुए बीस्ट आर्मी सोल्जर्स के सामने आ जाती है। रेड को थोड़ी हैरानी होती है जब वो बैरियर्स और एग्रेसिव ऑग्रेस देखता है, लेकिन वो हंसता है और कहता है कि ये उसे हराने के लिए काफी नहीं है। वो अपनी स्टाफ को जमीन पर ठोकता है और एक बड़ी मैजिक फील्ड बनाता है जो उसके कंट्रोल में बीस्ट को पागल कर देता है। वो उन्हें आगे बढ़कर सबको चीरने फाड़ने के लिए आदेश देता है। तभी अचानक एक गोली चलती है और वो मैजिकल फील्ड गायब हो जाती है। रेड घबरा जाता है ये सोचते हुए कि क्या हुआ, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये डेडशॉट ही होगा जिसने निशाना चूक दिया। वो सोचता है कि ये डेडशॉट के पास उसे मारने का गोल्डन चांस था, लेकिन अब उसने न सिर्फ उसे खो दिया बल्कि अपनी जगह भी बता दी। वो अपने बीस्ट आर्मी को आगे बढ़ने और डेडशॉट पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन वो नहीं हिलते। वो उन्हें आगे धकेलने की कोशिश करता है और गालियां देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब वो नोटिस करता है कि डेडशॉट ने सही निशाना लगाया था जो कि उसकी स्टाफ का जैम था। ये एक्चुअली सुसाइड स्क्वाड का रियल प्लान था, जिन्होंने ये समझ लिया था कि रेड अपने बीस्ट को अपनी स्टाफ से कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने बैरियर इसलिए लगाई ताकि रेड आगे आकर अपने बीस्ट को शक्ति दे सके। अब जब रेड को उनकी योजना समझ में आ गई तो वो घबरा जाता है, लेकिन और भी ज्यादा परेशान करने वाली खबर
खबर ये है कि अब बीस्ट उसके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो उस पर गुस्सा है। वो चारों ओर उसे घेर लेते हैं और जब वो उनसे बख्शने की भीख मांगता है तो वो उसे खा जाते हैं। इसी बीच जो बीस्ट वापस अपने होश में आए हैं वो अपने आप को बैटलफील्ड पर देखकर हैरान है। वो सिसिल के पास एक मैसेंजर भेजते हैं और सरेंडर कर देते हैं। सुसाइड स्क्वाड बैटलफील्ड से बाहर निकल जाते हैं और नाइट कमांडर को बताते हैं कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए अब उन्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। सब हैरान है कि उन्होंने इतनी आसानी से जीत हासिल कर ली है और फियोना अपनी माँ को बोलती है कि दूसरी दुनिया के लोगों पर भरोसा करना सही साबित हुआ, लेकिन क्वीन टिटकी हुई है। सुसाइड स्क्वाड दौड़कर उस जगह पहुँचता है जहाँ गेट है, लेकिन उनकी निराशा होती है जब गेट एक झील के ऊपर ऊंचाई पर है और उनके पास वहाँ तक पहुँचने का कोई तरीका नहीं है। डेडशॉट से इंतजार नहीं होता और किंग शार्क से कहता है कि उसे अपनी पीठ पर चढ़ने दे, लेकिन वो मना कर देता है। अचानक उनकी गर्दन में लगे बॉम्ब्स चमकने लगते हैं, जिससे सभी और पैनिक में डूब जाते हैं। क्लेफेस शांति से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और रिक कहता है कि वो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि टाइमर रीसेट करने का संकेत यहाँ तक पहुँच रहा हो। डेडशॉट का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन पीसमेकर उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि मोमेंट ऑफ ट्रुथ आने लगा है। वो बोलता है कि अब टाइमर के 0 तक पहुंचने में सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे हैं और अगर उनके सर शरीर से जुड़े रहेंगे तो इसका मतलब है कि संकेत यहाँ तक पहुंच रहा है। सभी टेंस हो जाते हैं जब पीसमेकर 0 पर पहुंचता है, लेकिन तब उनकी गर्दन में लगे बॉम्ब्स ग्रीन कलर में चमकते हैं और कुछ नहीं होता। सभी राहत की सांस लेते हैं कि टाइमर रीसेट हो गया और हार्ले फिर से अपने चिल मूड में आ जाती है। हालांकि रिक सभी को बताता है कि उन्हें समझना चाहिए अमेंडा ने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि ये किसी काम आ सकते हैं। वो बताता है कि उन्हें हर 72 घंटे में रीसेट सिग्नल प्राप्त करना होगा और इसके लिए ये जरूरी है कि वो यहाँ एक रिसर्च बेस एस्टेब्लिश करने के अपने मिशन पर काम करें। वो कहता है कि उनका पहला मिशन ये होना चाहिए कि वो किंगडम के साथ अच्छे संबंध बनाएं और उन्हें वार जीतने में मदद करें और सभी उससे सहमत होते हैं। सुसाइड स्क्वाड किंगडम की आर्मी के साथ मिलकर एम्पायर की आर्मी को पीछे धकेल देती है। वो काफी बैटलफील्ड्स पर लड़ते हैं और चुराई हुई टेरिटरी को एम्पायर से हासिल करने में सफल होते हैं। एक बैटलफील्ड पर जो जायंट मशरूम से घिरा हुआ है, डेडशॉट बीस्ट को मारने का आनंद ले रहा है जब अचानक किंग शार्क एक पिगमैन को उस पर फेंकता है। डेडशॉट उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। पिग बीस्टमैन उसके पास आ जाता है और किंग शार्क उसे डरपोक बिल्ली कहता हुआ उसके पास से गुजर जाता है। डेडशॉट इससे नाराज हो जाता है और फिर अचानक पिग उठकर उससे लड़ने लगता है। वो उसे अपनी राइफल से बेहोश कर देता है और फिर फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगता है। इसके बाद समस्या सुलझने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। डेडशॉट बेचैन है क्योंकि उसके पास और गोलियां नहीं हैं, लेकिन हार्ले गोलियों को बर्बाद करने में नहीं हिचकिचाती और एक चट्टान पर दिल बना देती है। सिसिल काफी राहत महसूस करता है कि डेडशॉट अब अपने डरावने हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता और डेडशॉट इससे नाराज हो जाता है। वो नाइट कमांडर को गालियां देने लगता है, लेकिन फिर रिक बीच में आता है और उसे रोकता है। फाइनली क्लेफेस मुद्दे पर आता है और कहता है कि चूंकि हार्ले और पीसमेकर भी गन्स का इस्तेमाल करते हैं, गोलियों की कमी से उनके ग्रुप पर गमगीन असर पड़ेगा। हार्ले को कोई समस्या नहीं है और वो दावा करती है कि वो फ्राई पैन के साथ भी ठीक रहेगी। क्लेफेस उनके ग्रुप को काउंसिल ऑफ इडियट्स कहता है और कहता है कि प्रॉब्लम का कोई हल नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर रिक एक आइडिया के साथ आता है। वो कहता है कि जिस जहाज से वो और उसकी एडवांस टीम यहाँ आए थे वो क्रैश नहीं हुआ। उसे यकीन है कि उनके सामान और हथियार वहाँ सही सलामत हैं और ये डेडशॉट के लिए शानदार खबर है। हालांकि समस्या ये है कि उनका जहाज फोर्ट्रेस के पास एक माउंटेन पर लैंड हुआ था और उन्हें वहाँ वापस जाना होगा सप्लाईज हासिल करने के लिए। इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और ये न्यू एनिमी चेक करें जिसमें एक लड़का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मैजिशियन है पर कोई नहीं जानता कि वो एक ह्यूमन है।